तन मन का। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। योग एक ऐसी कुंजी है जो खोलती है द्वार मानसिक शांति और परमानंद के। आरोग्य योग इस कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, खासतौर पे उन मेहमानों का जो आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं, मधु और दिव्या का, जिनकी सहायता से मैं आपको योगासन सिखाऊंगी। इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आपको अलग अलग आसनों के द्वारा अलग अलग बीमारियों पर काबू पाने की तरकीब बताएंगे। आज जब वातावरण प्रदूषण से भरा हुआ है तो आंतरिक यानी शारीरिक और मानसिक प्रदूषण का होना लाजमी सी बात है। यही प्रदूषण कारक होते हैं तमाम बीमारियों के। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमने अपनी रिसर्च टीम के द्वारा ये जानने की कोशिश की कि आज आम आदमी किन बीमारियों से परेशान है। हमने एक सर्वे कराया, चलिए देखते हैं उस सर्वे को। मैं ड्राइवर हूँ, मेरे को कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन सांस में कभी कभार तकलीफ होती है, तो शायद अस्थमा होने के चांसेस बताए जाते हैं। हमारा दुकान भवानीपेट में है, तो वो बाजू में दुकान मिर्ची का था, बताता हूँ ना, मिर्ची का दुकान था, तो उसका जो साफ करते थे तो उसका जो हुप आता था, उसके वजह से खांसी चालू हो गया। और डीजल का भी, डीजल और ये मिर्ची का हुप से मेरे को थोड़ा थोड़ा खांसी आता था। फिर तब जुआनी था तो कभी देखा नहीं क्या होता है, कुछ नहीं होता। उसके बाद हमको मालूम पड़ा, डॉक्टर ने बोला कि अभी तुमको तकलीफ है दमा का। मैं नेपाल से हूँ, 10 साल से करीबन यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ। तब से मेरा थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ़ होती है। मुझे तकलीफ़ रहती है जब भी मौसम चेंज होता है, दमे की शिकायत बढ़ती चली जाती है। सर्दियों में खासकर मेरे को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जिसका मैं इलाज भी करा रहा हूँ, फिर भी मेरे को कोई आराम। अगर आपके पास इसका कोई इलाज हो तो मुझे बताएं। तो इस प्रकार आपने देखा कि वातावरण के प्रदूषण की वजह से कितनी प्रकार की एलर्जीज होती हैं और वो पैदा करती हैं दमा यानी सांस की बीमारी। सांस यानी प्राण शक्ति। अगर किसी की लाइफ फोर्स ही बिगड़ जाए तो जीना कितना दुश्वार हो जाता है। तो चलिए आज हम क्यों ना अस्थमा के बारे में बात करें। आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी इससे जानकारी पाने के लिए कुछ सवाल उठ खड़े हो रहे होंगे, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे? Madam, as you told that asthma is very common nowadays due to pollution. Even small children, they are suffering from asthma. इसका कुछ इलाज है क्या योगा में? एक ऐसा सवाल जिसमें इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी बीमारी उम्र का लिहाज नहीं करती, मगर आपके सवाल का जवाब मेरे समझ से सबसे अच्छा अगर कोई दे सकता है तो वो हैं योगाचार्य BKS Iyengar। चलिए मिलते हैं गुरुजी से। It may be bronchial asthma, it may be cardiac asthma, it may be atmospheric situations, emotional environments. So asthma has got many symptoms. One cannot pinpoint. But one thing we have to know, that they cannot inhale at all nor exhale at certain times. So we have to create the elasticity in the intercostal muscles of the chest, so that how they can breathe without strain. Now many people say I'm taking pranayama for the, they say we teach pranayama for the asthmatics, but as a student of yoga for 70 years, I tell you, I don't believe the present day people saying that yeah, we do pranayama, you'll be all right. A person who cannot breathe, a person who cannot do normal breathing, how can they teach pranayama? When there is no attack, I can teach. So I have created certain positions. For example, you take a high chair and I tell them to rest the chair and then drop the hands down, and they recover soon, because the vocal pressure, because we got 3 diaphragms: vocal diaphragm, thoracic diaphragm, pelvic diaphragm. So in asthmatics, the vocal diaphragm is very tense. So we have to give the poses where the vocal diaphragm gets relaxed first, so that the thoracic diaphragm can function. So these are the, again, adaptability of the various
yogic postures and yogic methodology. It's a big science, you know. जैसे कि आपने सुना, गुरुजी के मुताबिक अस्थमा पर योगासनों के द्वारा काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन जैसा हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा कि एक छोटे बच्चे को भी क्या अस्थमा हो सकता है, तो उसका जवाब तो यही है कि अस्थमा की अभी भी कोई एक निश्चित वजह नहीं मानी गई है। कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी उम्र हो सकती है, लेकिन ये बात तय है कि योगासनों के जरिए पहले जो टेंशन क्रिएट होता है उसको कम करके हम अस्थमा पर रोकथाम कर सकते हैं। आप लोग फिर कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी हाँ मैडम, मैंने पिछले दिनों एक मैगजीन में पढ़ा था कि योग और मेडिकल साइंस एक दूसरे के पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बहुत ही सुंदर सवाल है कि क्या पारंपरिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? क्या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हम किसी डॉक्टर से भी इसके बारे में राय जानेंगे। तो चलिए, मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर कृष्णा रामन से करा रही हूँ जो न केवल डॉक्टर हैं बल्कि योगाभ्यासी भी हैं, और उन्होंने श्री BKS आयंगर के द्वारा विकसित विधि पर रिसर्च भी की है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर कृष्णा रामन से। Anything could cause asthma. A carpenter could have asthma, a painter could have asthma, a coal worker could have asthma, and so on. So anything in this planet which irritates the bronchial tree could cause wheezing and symptoms of asthma. Now normally medically we manage this by a variety of drugs, given by a variety of methods, orally, or we use inhalers, or we use what you call space inhalers and so on. Most of these drugs work by the sympathetic and the parasympathetic nervous system, and they dilate the bronchi. Some of them work by reducing the allergic reaction of the respiratory tree. So Western medicine basically looks at controlling the symptomatology of the patient. Now a very essential component of this management is the introduction of exercises which improve the pulmonary function capacity. So if you periodically do what is known as a PFT, or a pulmonary function test, and put the patient on a regimen of exercises of a certain nature, definitely that particular asthmatic will do better in the long run than an asthmatic who does not exercise periodically. One of the reasons that we cannot cure this condition is because of the environmental pollution. Of course, patients tend to take cures in desperation, which is probably from their angle justified. But please remember that this is a seasonal disease and subject to diurnal variations. That means it varies from morning till night, and for several years may not come at all. And hence we cannot be categorical and dogmatic and say that a particular intervention, be it exercise or drugs or any other modality, has cured the condition, because years later the disease can come back again. Now, considering exercises, anything that improves the lung capacity, soothes the lungs, would be ideal. So there are a variety of exercises. Amongst them, medically I would consider yoga as very ideal, because the practice of asanas helps to expand the lung capacity, and definitely pranayama has shown to be of value. The only important thing that medically we should remember is pranayama is not to be introduced to the patient in the beginning. It should be done only after asanas have been practiced for a period of time, and that period of time varies from patient to patient, and a combination of asanas and pranayama done regularly will definitely give its benefits. Nevertheless, the patient may continue to have attacks, but this does not mean that yoga is ineffective. Attacks are due to environmental changes, and the genetic susceptibility of every individual to the allergen, as we call it, is highly variable. Hence, without looking for an endpoint, the patient must take the drug and also practice yoga alongside to ensure a better outcome with this dual mode of treatment. तो आपने देखा कि डॉक्टर कृष्णा रामन इस बात को मानते हैं कि अगर हम पारंपरिक विधाओं से इलाज करें, उसके साथ आधुनिक परंपरा यानी मेडिकल साइंस का भी इस्तेमाल करें, तो इलाज बहुत बेहतर हो सकता है। यानी जब आपको बहुत ज़बरदस्त अटैक आया हो तो आप दवा लेंगे ही लेंगे। इससे आपकी ब्रोंकियल आर्टरीज डायलेट की जा सकती हैं। मगर अगर आप योगासन करते रहें तो आप लंग की कैपेसिटी बढ़ाते हैं,
जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही लाभदायी हो सकता है। चलिए अब हम आपको कुछ सरल योगासन सिखाते हैं जो आप स्वयं अपने घर में कहीं भी कर सकते हैं। आज हम आपको सबसे पहले जो आसन दिखाने जा रहे हैं वो है शवासन, मगर सिंहासन बॉक्स पर। यह एक ऐसी विधा है जो गुरुजी के द्वारा विकसित किए गए उपकरण पर की जाती है। आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास लकड़ी का बॉक्स है जिसको हम सिंहासन बॉक्स कहते हैं। इसके सामने आप दंडासन में बैठेंगे। ये जो पोस्चर जिसमें मधु जी बैठी हैं, हम इसे दंडासन कहते हैं, जिसमें आपकी टांगें बिल्कुल सीधी हैं, पंजे ऊपर की ओर हैं और हाथ हिप जॉइंट्स के साथ हैं। आप सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाते हैं। यहाँ पे ये बात बताना मैं जरूरी समझूंगी कि जो ये सिंहासन बॉक्स हमने आपके सामने रखा है, अगर आपके पास ऐसा कोई उपकरण ना हो तो आप 2 बोल्स्टर के जरिए लगभग यही चीज तैयार कर लेते हैं। 2 बोल्स्टर को सीढ़ीदार बनाकर रखिए और उसके ऊपर भी आप एक ब्लैंकेट रखेंगे। तो ये इस प्रकार से एक सरल और आसान उपाय है। अब इस पोस्चर में जाने के लिए आप धीरे धीरे अपनी एक दाईं एल्बो मोड़कर और फिर बाईं एल्बो मोड़कर इस सिंहासन बॉक्स पर लेटेंगे। इसमें जो सबसे खास बात है ध्यान देने वाली वो ये कि ये जो ब्लैंकेट हमने रखा है ये आपकी गर्दन के लिए रखा है। इससे आपको सुविधा होनी चाहिए, न कि आपकी सांस लेने में तकलीफ। अब आप ये नोटिस कीजिए कि जब आप इस प्रकार से लेटते हैं तो आपका सीना अपने आप कितनी अच्छी तरह से एक्सपैंड होता है। एक बार जब आप इस अवस्था में लेट जाएं तो अपनी टांगें ढीली छोड़ दीजिए। इससे न केवल सीना खुलता है बल्कि आपकी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है। जो सांस लेने में आपको तकलीफ होती है वह स्वतः आपके पास खुद ब खुद आ जाती है। साथ ही साथ आप इतनी आरामदेह पोजीशन में हैं कि आप जो अस्थमा के अटैक से थक चुके हैं थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। ये थोड़ा विश्राम ही उस पेशेंट के लिए बहुत है जो कई घंटों से सोया नहीं है। इस आसन में लेटना अपने में एक कला है और इससे बाहर आना उतना ही जरूरी और एक दूसरी कला। आपको इसके बाहर आने के लिए सबसे पहले एक एक करके अपने हाथ सीने पे रखने होंगे। फिर सावधानी पूर्वक अपनी टांगों को मोड़िए और धीरे से इस पूरे बॉक्स से नीचे खिसकाइए। जब आप खिसकते हैं तो अपने हाथ को साइड में रखिए और खिसकने के बाद आप दाईं करवट लेंगे। दाईं करवट इसलिए कि आपके बाईं ओर दिल होता है। हम उसे किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं देना चाहते। थोड़ी देर दाईं करवट लेटने के बाद आप अपने बाएं हाथ पर पूरी करवट लीजिए और धीरे से वापस अपनी जगह पर आ जाइए। थोड़ी देर सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठ के आप सुस्ता सकते हैं और इस प्रकार से आप शवासन करते हुए अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब हम आपको एक दूसरा आसन सिखाएंगे जिसका नाम है स्टूल पर उत्तानासन। जैसा कि आपको अभी हमने दिखाया था कि गुरुजी ने कहा कि जो भी पेशेंट अस्थमा के होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उनके गर्दन का बेस या गले का बेस टाइट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम किसी आसन के द्वारा उनके गर्दन का टेंशन रिलीज करें, जो ऑटोमेटिकली उनकी सांस लेने में उनको मदद करता है। आपके घर में अगर इस साइज का स्टूल हो या फिर डाइनिंग टेबल हो या कोई ऊंची खाट हो तो आप उसके सामने खड़े हो सकते हैं। ये जो 2 फोम मधु और दिव्या लगा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कि ये स्टूल की हाइट इनकी हाइट से ज्यादा है। हाइट आपको ऐसे मेंटेन करनी है कि आपका लोअर एब्डोमेन इस मेज के सतह पर आए। नहीं आ रहा है इसलिए हमने एक ब्लैंकेट लगाई है। फिर आप अपने हाथ ऊपर खींचते हुए आगे की ओर झुकेंगे और धीरे से साइड ट्रंक साइड चेस्ट को एक्सटेंड करते हुए इस स्टूल की टांग को पकड़ेंगे। आपकी गर्दन नीचे की ओर झुकी रहेगी, गर्दन ढीली रहेगी, गला टेंशन के बगैर रहेगा। और इस मुद्रा में आप एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपकी पैर की उंगलियां अंदर और एड़ी बाहर रहे ताकि आपकी लोअर लंबर भी बगैर दर्द के इस पर थोड़ी देर रेस्ट कर सके। ऐसा करने से इनके गले का टेंशन जाता रहता है और जो भी इन्होंने एनर्जी अपने अटैक में खोई है ये उसे वापस ले सकती हैं। इस पोज से वापस आने का तरीका ये है कि आप पहले धीरे से इस मेज के पैर जो आपने पकड़े हैं उसको छोड़िए और चिन और चेस्ट उठाते हुए, ये नहीं कि आप स्लाउच कर जाएं, चिन और चेस्ट उठाते हुए आप वापस आते हैं। धीरे धीरे करके आप एक एक पैर इसमें से उतारते हैं और आप फिर सीधे खड़े होते हैं। इस आसन को आप कुछ सेकंड से शुरू कर सकते हैं,
फिर 1-2 मिनट, फिर 5 मिनट, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए। अब हम आपको जो आसन सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्वोत्थानासन। इस आसन के लिए हम एक उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गुरुजी की खुद की खोज है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास ये उपकरण हो और तभी आप इस आसन को करें। आप इस आसन को इस उपकरण के बजाय किसी खाट पर या ऊंचे मेज पर या किसी और ऊंचे स्थान पर जो आपके घर में मौजूद हो भी कर सकते हैं। इस बेंच को हम विपरीत दंडासन बेंच कहते हैं। इस पर हम बोल्स्टर को ऐसे लगाते हैं जैसे सीढ़ी बनानी हो। ये बोल्स्टर एक के ऊपर एक 2 सीढ़ी के आकार में लगाएंगे। पीछे जो ये बोल्स्टर दिव्या लगा रही है, इसकी सिर्फ इतनी ही वजह है कि ये सर के नहीं। अगर आप खाट पे कर रहे हैं तो शायद आपको इसकी जरूरत भी ना पड़े। इन 2 बोल्स्टर की सीढ़ी के ऊपर आप एक ब्लैंकेट रखते हैं जो आपके गर्दन के लिए है। जरा इस ब्लैंकेट को आगे रख दीजिए ताकि ये सर के नहीं। इसके बाद आप इसके सामने आते हैं और इसके सबसे ऊपरी वाले बोल्स्टर पर बैठते हैं। जब आप इसमें एक बार स्टेबिलिटी से बैठ जाते हैं तो आप अपने पैर के सामने उसे टिकाने के लिए किसी उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक बेंच है जो इनके पैर को टिकाने के लिए है, मगर अगर आपके पास ये बेंच या ऐसी कोई चीज ना हो तो कोई वजन रख लीजिए, कोई मोटा या भारी मेज रख लीजिए ताकि आपके पैर फिसले नहीं। एक बार आप जब ऐसे बैठ जाएंगे तो कोहनी मोड़ते हुए आप पीछे की ओर जाएंगे। ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि आप जो आगे सपोर्ट रखें वो इतनी दूर पे रखें कि आपके पैर सीधे हो सकें। यदि आप यही आसन अपनी खाट पे कर रहे हैं तो आप अपने हाथ को फैला के भी रख सकते हैं। इस आसन पे आप 5 मिनट बड़े आराम से रह सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप फिर से देखिए कि यहाँ हम लंग्स के लिए कितना एक्सपेंशन और एक्सटेंशन दे रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने आप सांस ले रहे हैं। न केवल लंग्स बल्कि हार्ट की कैविटी भी एक्सपैंड होती है। कोई टेंशन न गले में है न गर्दन में है। इस तरीके से आप फिर रिजुविनेट करते हैं अपने को। अस्थमा के पेशेंट के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपनी खोई शक्ति वापस लाए। इस आसन में आपको, जैसे मैंने कहा, कि 2 मिनट से 5 मिनट तक जरूर रहना चाहिए। उतरने के लिए आप पहले पैर मोड़ेंगे, नहीं तो स्लिप होने का डर रहता है। हाथ को साइड में इस बेंच पे रखिए या खाट पे रखिए और फिर चिन और चेस्ट उठाते हुए आप धीरे से उठ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। इसके बाद जो हम आपको आसन दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है विपरीत करनी, उसके लिए एक खास किस्म की सपोर्ट की जरूरत है जो हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित नहीं है। इसलिए हम आपको ये आसन स्क्रीन पे दिखाएंगे और सिखाएंगे कि आप स्वयं कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं विपरीत करनी। आप देख रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई ग्रिल हो तो उसके सामने आप ऐसे 1 या 2 ईंटें का सपोर्ट ले लें। एक पतली ब्लैंकेट उसके सामने रखें जो ईंटे से 3-4 इंच दूर है। उसके ऊपर एक बोस्टर लगाएं और ये दोनों ही एडजस्टमेंट थोड़े ढलवा हैं। उसके ऊपर एक हमने तकिया लगाई है जो एक तरफ स्लाइड करती है। फिर आप इस पूरे एडजस्टमेंट के सामने एक ब्लैंकेट रखें जो आपकी गर्दन के लिए है। साइड में बैठते हुए ग्रिल में कोई सपोर्ट लेके आप अपनी टांग को ऊपर सीधे लगाते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी गर्दन ठीक से रेस्ट कर रही है। अगर आपके बटक्स ग्रिल से दूर आ गए हैं तो देखिए कैसे मधु ने उसको खींच के ग्रिल के पास लगाया। देखिए कितने अच्छे ढंग से आपका सीना खुला हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट जो पैरों में टेंशन है वो भी रिलीज हो जाता है। और इस तरह से आप इस पोज में कुछ मिनट आराम कर सकते हैं। उतरने के लिए आप अपने को खिसकाएंगे, दाईं करवट लेंगे, धीरे से मुड़ेंगे और उठ जाएंगे। फिर आप कुछ सेकंड सिंपल लूज क्रॉस लेग्स में बैठिए और आपको पूरा आराम वापस मिलता है। मैडम, मेरे पिताजी को अस्थमा की बीमारी है। उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया और उस ट्रीटमेंट के बाद उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उनके किसी फ्रेंड ने बताया कि आप योगासन कीजिएगा, उससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो इतने कमज़ोर हैं कि योगासन नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे ऐसे तरीके जानना चाहते हैं जिनके माध्यम से उनकी ये बीमारी ठीक की जा सके। कितनी सीधी मगर कितनी इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने पूछी कि अगर कोई पेशेंट अस्थमा से घायल हो और उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो तो क्या वो योग कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे? चलिए क्यों ना हम इस सवाल का जवाब सीधे बीके सायंगर जी से ही लें। My friend,
You know, a person who is invalid, do you mean to say we make him to run when he is unconscious? We have to make him to stand, whether they can stand or not, in what way we have to use our techniques to make them to stand on their feet, what supports we have to give instead of pressures, so that they put their weight on their legs. You know, step by step it has to be brought up. It cannot be said that you do Shirshasana, you do Sarvangasana, that your asthma will cure. No, it is impossible. So, as the person says that she has no energy, what have I to do? Have I to think of the disease, or have I to give the energy? Question. Now I am putting you a question. So my job is to see that when the energy is not there, what that person can do. So I treat the disease at that time as a secondary disease. For me, how to build up energy in the system so that she can do some asanas a little later. In what way I can build up, rejuvenate the system so that the party can withstand the simplest of the simple poses. If the simplest of the poses are difficult, then how can I think of asthma? Tell me. So naturally, the person should know that when the yoga is an art, science is an art. Art is healing, science is a technique which I have to use to see what I can do for that person to get little confidence and power, energetic power, what I say, then only I can think of the asanas. I will not I will teach you the asana. So I will prepare the body. After 1 or 2 months, I will prepare the body for it to accept asanas after 2 months or 3 months. So I will not start soon. It's a old case. So naturally, it takes its own time. Some of the diseases cannot be cured at all. Some diseases can be kept under control. She has used the word checking, and that is known as sanity. So even if the disease is not cured, but at least I make the person to endure when the attack comes, so that the energy is not wasted. Is it not a great achievement? तो आपने देखा गुरुजी ने कितनी आसानी से इस बात को समझाया कि हम जब भी किसी अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम उसकी असल हालत को देखते हैं। जैसा कि हमारे एक दर्शक ने अभी हमसे सवाल किया कि उनके पिताजी की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्या वो भी आसन कर सकते हैं और कैसे? तो उसके लिए सीधा जवाब ये है कि पहले हम आसनों के द्वारा उनकी खोई हुई शक्ति को वापस लाते हैं। ये कुछ ऐसी ही बात है कि एक छोटे बच्चे को पहले आप अल्फाबेट सिखाते हैं और फिर लिखना। रहा सवाल कैसे, तो थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिखाया कि सरल आसनों से पहले आप एनर्जी को वापस लाते हैं, रिजुविनेटिव पोजेस। और जब एक बार इंसान में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम फिर थोड़े एक्टिव पोजेस की ओर चलते हैं। मेरे ख्याल से अब आपके तमाम सवालों के जवाब देने के बाद अगर हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाएं जो अस्थमा की बीमारी से योग के द्वारा ठीक हुए हैं, तो आपको ये बात और भी असल लगेगी। तो चलिए मिलते हैं मिसेस सहस्रबुद्धे से। मुझे अस्थमा का 1969 से प्रॉब्लम है। बहुत पहले त्रास होता था, लेकिन वैसा खूब अटैक जैसा नहीं था, लेकिन पूरे साल में वो बरसात के दिन वगैरह बहुत तकलीफ होती थी अस्थमा के। एलोपैथी वगैरह मेडिसिन चल रहे थे, लेकिन ब्रोंकाइटिस जैसे होने लगा। तो फिर 1979 से मैं योगा इंस्टीट्यूट में आने लगी। वहाँ मुझे वो चेस्ट एक्सपांडिंग जैसे वो योगासना वो लेते थे। इससे मेरा वो ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम पहला जल्दी ख़त्म हुआ, बाद में धीरे धीरे वो टैबलेट्स भी कम हुई लेने की। अभी कभी कभी होता है, लेकिन वो
आधा टैबलेट लेने के बाद वैसा कम होता है, लेकिन अटैक वगैरह नहीं, और प्रॉब्लम बिल्कुल कम हो गई है। पूरा नहीं गया, लेकिन बहुत अच्छी है तबीयत। मैं ये कहना चाहूँगी कि अस्थमा का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर योगा करना चाहिए। उससे बहुत दूसरे भी अपने कंप्लेंट्स जो कुछ होते हैं अस्थमा के साथ, वो भी दूर हो जाते हैं। पहले मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड, डॉटर्स वगैरह वो सब ट्रेकिंग के जाते हैं, लेकिन मुझे वो चढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। जब हिल तो मैं नहीं जाती थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी अच्छी तरह से जाती हूँ। तो सब लोग कहते हैं अयंगार योग की वजह से तुम ऐसे आने लगी, नहीं तो पहला कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे चढ़ने का। तो आपने देखा कि कैसे मिसेस सहस्त्रबुद्धे अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम से कितनी ऊपर उठ गई हैं। ये ज़रूर है कि उनको कभी कभी अटैक होते हैं, मगर बहुत ही कम। इसके अलावा उनकी कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी, चलने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। यानी हर इंसान का शरीर अलग होता है, उसकी गठन अलग होती है, इसलिए उस पर कारगर होने वाले इलाज भी अलग अलग होते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जो भी इलाज करा रहे हैं उसे बीच में न छोड़ें। इसके अलावा जो भी दवाइयां आप ले रहे हैं उसे ज़रूर लें और समय समय पर डॉक्टर से भी इलाज करवाते रहें, जांच करवाते रहें। जैसा मैंने आपसे कहा कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, उसकी गठन भी अलग होती है, उसका इलाज भी अलग होता है। हम तो आपसे सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि अपनी जिंदगी में योगासनों को एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल कर लीजिए। हम आपको अगले सप्ताह अपने इस कार्यक्रम में हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। अगले सप्ताह आपसे इसी दिन इसी समय हमारी फिर मुलाकात होगी, मगर हमारा पता लिखना न भूलिएगा। नमस्कार। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। ना भटके मन, ना